महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बीच हुई मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो केंद्र सरकार है उसे हटाने को लेकर जो मोर्चे का गठन किया जा रहा है उसमें कांग्रेस को अलग थलग कर दिया जाएगा। हालांकि इसी सभी मुद्दों का खंडन करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में हम साथ में हैं और आगे भी इसकी कोई संभावना नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि पूर्व में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा बनाने की सलाह दी, तब हमने कांग्रेस को साथ लाने का दबाव बनाया। शिवसेना नेता ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना एक राजनीतिक मोर्चे का गठित किया जाना उचित है। जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजनीतिक मोर्चा बनाने का सुझाव दिया, तब शिवसेना पहला राजनीतिक दल था जिसने कांग्रेस को साथ लाने की बात कही थी। नागपुर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर 2000 लोगों से 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस 7 लोगों के आंकड़े को लेकर अभी जो पहले आरोपी पकड़े गए थे उन्हें मिलाकर कुल 11 लोगों की संख्या हो गई है। और इसके पहले भी मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और 2 लोगों को भी पकड़ा गया था। अधिकारी ने बताया कि संबंधित आरोपियों ने 2017 और 2021 के बीच धोखाधड़ी से अपने खातों में पैसे ट्रांसफर किए। निवेश की मूल्य में लगातार वृद्धि दिखाने के लिए कंपनी की वेबसाइट में हेरफेर किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में क्रिप्टो करेंसी निवेश पर एक सेमिनार भी आयोजित किया था। वासनिक पिछले साल मार्च में निवेशकों को मझधार में छोड़कर छिप गया था। शनिवार को पुणे जिले से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यशोधरा नगर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किए गए 7 लोगों सहित सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद उमा भारती खुश है कि केन बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन उन्हें दर्द इस बात का हुआ है कि उन्हें उनके काम के लिए कभी क्रेडिट नहीं मिलता। उनके इस वाक्य ने एक बात को समझा दिया है, बता दिया है कि सरकार वो बनाती है और चलाता कोई और है। उमा भारती के नेतृत्व में ही 2003 में भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। एक गैर जमानती वारंट की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तब उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा था। उनकी भाजपा में वापसी हुई तो मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से बाहर हो गई और वो उत्तर प्रदेश की ही होकर रह गई। केंद्र में मंत्री भी रही, पर 2019 में लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला और अब वो किसी पद पर नहीं है। इंदौर की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने आत्महत्या कर ली है। सबसे पहले उसने अपने हाथ की नस काटी, उसके बाद उसने अपने भाई को वीडियो कॉल किया। शनिवार से युवती गायब थी, परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। घर से लापता होकर होटल में ठहरी विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पहले अपने हाथ की नस काटी, फिर साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। आत्महत्या से पहले भाई को वीडियो कॉल भी किया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक इंदौर के जगजीवन राम नगर निवासी मोनिका यादव, जिनकी उम्र 24 साल थी, उन्होंने अग्रेसन चौक स्थित वेनिस ब्लू होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक मोनिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर रही थी। कुछ महीने पहले ही धीरज यादव से उसकी शादी हुई थी। मोनिका शनिवार को टहलने का कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से वो घर नहीं लौटी। परिजन ने तलाश की मगर पता नहीं लग पाया। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। मोनिका के भाई नमन के मोबाइल पर मोनिका ने फांसी लगाते हुए वीडियो कॉल किया। नमन जीजा धीरज को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस तलाश में जुटी है। सुबह भंवरकुआ थाना पुलिस को खबर मिली कि मोनिका ने रूम नंबर 204 में फांसी लगा ली है। घटनास्थल पहुंचकर देखा तो खून बिखरा हुआ था। मोनिका ने फांसी लगाने से पहले हाथ की नस भी काटी थी। सूचना के बाद मायके व ससुराल वाले भी होटल पहुंचे। बहन ने पुलिस को बताया कि वो रात भर मोनिका को कॉल करती रही, लेकिन मोनिका ने फोन नहीं उठाया। पुलिस ने मोनिका का फोन जब्त कर लिया है, जो फोन डिस्चार्ज था। चार्ज करने पर फोन में करीब 127 मिस्ड कॉल मिले। ये बात सामने आई कि शनिवार को ही मोनिका होटल में आकर रुकी थी। पुलिस परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। मायके पक्ष के बयान लिए जा चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में मोर्चा संभाल लिया है। शनिवार और रविवार को इसी क्षेत्र में प्रचार किया और मोदी सरकार व योगी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व
यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। कहा कि नरेंद्र मोदी के पास विदेश जाने का समय है, लेकिन किसानों के पास जाने का समय नहीं है। सीएम योगी बुलडोजर और गर्मी निकालने की बात करते हैं, इससे जनता का क्या फायदा है। मेरे पिताजी या परिवार के सदस्य जब प्रधानमंत्री थे तब किसानों के दरवाजे पर जाते थे। वे रविवार को ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अतुल सिंह के समर्थन में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने रायबरेली शहर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनीष चौहान के समर्थन में भी रोड शो निकाला। गदागंज प्रतिनिधि के मुताबिक ऊंचाहार के रामलीला मैदान गौरा में आयोजित नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जनता बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार से परेशान है। वही सत्ताधारी दल के लोग बुलडोजर व गर्मी निकालने की बात करते हैं। इससे जनता का क्या भला होने वाला है। जगतपुर प्रतिनिधि के मुताबिक जगतपुर कस्बे में स्टेट बैंक के पास एक नुक्कड़ सभा में प्रियंका ने कहा कि जब मेरे पिताजी व घर के सदस्य प्रधानमंत्री थे तब किसानों के दरवाजे पर जाया करते थे। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण पूरे हो चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे चरण में मतदान के लिए सोमवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी सोमवार को हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को मतदान होगा। इसमें 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 624 प्रत्याशी मैदान में हैं। लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या समेत विभिन्न महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होंगे। लखीमपुर खीरी में भी इसी चरण में मतदान होगा, जहां पिछले साल बवाल हो गया था। चुनाव आयोग ने तीनों नगर निगम के चुनाव अप्रैल में कराने की घोषणा कर ली है। चुनाव आयोग ने अभी तिथि की घोषणा नहीं की, लेकिन मतदान केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है। इतना ही नहीं, बल्कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए एक मतदान केंद्र पर केवल 1250 मतदाताओं को रखने का निर्णय भी कर लिया है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने 5 जनवरी 2022 का जारी हुई मतदाता सूचियों के अनुसार तीनों नगर निगम के चुनाव अप्रैल महीने में कराने का निर्णय लिया है। इस तरह मतदाताओं सूचियों में ना तो नए नाम शामिल होंगे और ना ही कोई नाम काटा जा सकेगा। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने 1 जनवरी 2022 को योग्यता तिथि के मद्देनजर मतदाता सूची तैयार की थी। चुनाव आयोग ने सभी 72 रिटर्निंग अधिकारियों से उनके अधीन दिए गए वार्डों के लिए पर्याप्त मात्रा में मतदान केंद्रों का प्रावधान कराया है और मतदान केंद्रों की सूचियों को मतदान क्षेत्रों और मतदाताओं के समूह के अनुसार मतदान केंद्र बनवाए हैं। इस दौरान कोरोना महामारी की स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सीमा अधिकतम 1250 निर्धारित की गई है। अंबेडकर नगर इलाके में वर्ष 2007 में भाजपा के टिकट से निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुकी महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम महिला की बेटी ने अपने प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर दिया। मृतक की शिनाख्त सुधा रानी उम्र 55 के रूप में हुई है। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए महिला की बेटी देवयानी और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। देवयानी अपने पति को छोड़कर अपनी प्रेमी शिबू के साथ दक्षिणपुरी में रह रही थी। मां को ये पसंद नहीं था। सुधा ने बेटी पर दबाव बनाने के लिए उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देकर खर्चा देना बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना को लूट के दौरान हुई हत्या का रंग देने का प्रयास किया गया। दक्षिण जिले की पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे अंबेडकर नगर थाना पुलिस को मदनगीर क्षेत्र के एक मकान में महिला की हत्या की सूचना मिली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक कमरे में बेड पर सुधा रानी का शव पड़ा था। बेडशीट पर चारों ओर खून फैला था। कमरे में कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं मिले। यहाँ तक खून के छींटे फर्श पर भी नहीं गिरे थे। पुलिस को घर पर महिला की बेटी देवयानी मिली तो उसने बताया कि करीब 9:30 बजे 2 बदमाश उनके घर में घुसे और कैश व जेवरात लूट लिए। मां ने विरोध किया तो उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने सुधा के शव का मुआयना किया तो उनके गले में सोने की चेन और शरीर पर बाकी जेवरात अपनी जगह मिले। देवयानी से पूछने पर वो बार बार अपने बयान बदलने लगी। शक होने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद देवयानी टूट गई और उसने मां की हत्या करने की बात स्वीकार ली।